2013 दिसंबर में जब बेंजामिन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेब्यू किया था तो किसी को नहीं पता था कि ये इंसान 12 साल के बाद वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे टॉक्ड अबाउट ऑलराउंडर होगा। कुछ कुछ अर्ली साइंस थे पर्थ की उस अनप्लेएबल विकेट के ऊपर वो 100 स्कोर करना और कुछ कुछ अपने बॉलिंग के भी जलवे दिखाना, पर उसके बाद इंडिया के साथ सीरीज आई थी, वहां पे बैक टू बैक डक्स भी आए थे, चीजें ऊपर नीचे हुई थी। साउथ अफ्रीका में जाके एक बहुत शानदार 250 आया, पर टर्निंग पॉइंट था 2016 का वर्ल्ड T20 फाइनल्स। आखिरी ओवर वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 19 रन, सामने खड़े थे कार्लोस ब्रेथवेट, पहली गेंद छक्का, लगा कि चलो अभी भी मैच बचाया जा सकता है। दूसरी गेंद फिर से छक्का, लगा कि नहीं, चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। और अगली दो गेंदों में जब छक्का पड़े तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे एन बिशप के मुंह पे नाम बेंजामिन स्टोक्स नहीं, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रेथवेट था। चीज़ें उस तरह से बदल गई थी, पर एक प्रोसेस शुरू हो चुका था इंग्लिश क्रिकेट में कि उन्हें एक फेयरलेस क्रिकेट खेलना है। 2019 का वर्ल्ड कप, उसके फाइनल्स में लगा कि जैसे बेंजामिन स्टोक्स फंस गए हैं, रन्स उस तरह से नहीं आ रहे हैं। तब एक जीवन दान मिला, कैच छूटा और आखिरी ओवर का जो ड्रामा था जहां उनके बैट से बॉल रिफ्लेक्ट होकर चौका चला गया, वो आज तक डिस्कस होता है कि वो सही था कि गलत। रूल्स के हिसाब से नो डाउट इंग्लैंड को एक एक्स्ट्रा रन मिला और मैच टाई हुआ सुपर ओवर में, बाउंड्री काउंट पे अल्टीमेटली वो जीते, पर लेगेसी एस्टैब्लिश हो गई। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया आई इंग्लैंड के दौरे के लिए, सारा फोकस स्टीव स्मिथ पे था और वार्नर पे था, क्योंकि जो सैंड पेपर गेट में हुआ 2018 में, उसके बाद सबको ये लगा था कि शायद स्टीव स्मिथ का करियर रिवाइव नहीं होगा। उन्होंने शुरुआत की, सेकेंड टेस्ट मैच में फोकस शिफ्ट हुआ एक यंग फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर पे, उसका डुअल स्टीव स्मिथ के साथ देखने ही बनता था। पर उससे अगला टेस्ट मैच स्टीव स्मिथ नहीं थे, कंकशन के चलते रूल आउट हुए। और फर्स्ट इनिंग के डिजास्टर के बाद सेकेंड इनिंग्स में जब बैटिंग करने आई इंग्लैंड, तो उनके पास हिस्ट्री बनाने का एक मौका था। एक नामुमकिन सी चीज को बेन स्टोक्स ने मुमकिन करके दिखाया। भाग्य ने भी उनका साथ दिया, काफ़ी उनको लकी चांसेस मिले, पर वो एक ऐसी इनिंग्स थी जिसने शायद इंग्लिश क्रिकेट को अलग तरीके से बदल के रख दिया। धीरे धीरे कप्तानी उनके दरवाजे आ गई और एक नया कोच आया उनके साथ, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उनके स्टाइल ऑफ प्ले के अकॉर्डिंगली ही चलता आया था, जिसका नाम था ब्रेंडन मैकलम। एक नई टर्म क्रिकेनफो के एक जर्नलिस्ट ने इन्वेंट की, बैस बॉल, और पूरी दुनिया उसके चर्चे कर रही थी। शुरुआत बहुत अच्छी थी, घर के टेस्ट मैचेस में तबाही मचा रखी थी, पाकिस्तान गए वहाँ तबाही मचाई, पर असली कारवां थमा जब इंडिया खेलने उन्हें जाना पड़ा। एक टेस्ट सीरीज जहां पे विराट कोहली ऑलरेडी बाहर हो चुके थे और इंडिया भी रिलेटिवली अपने एजिंग स्पिनर्स के बलबूते पे वो सीरीज खेल रही थी। पहला टेस्ट मैच एक विक्ट्री फ्रॉम बिहाइंड थी, लगा कि शायद बेन स्टोक्स की लेगेसी इंग्लिश क्रिकेट में हमेशा के लिए एस्टैब्लिश हो जाएगी, पर उसके बाद हर टेस्ट मैच हारे और फाइनली 4-1 से सीरीज हार के वापस आए। एशेज में बहुत सारी बातें हुई, एशेज में लग रहा था कि शायद इस बार बैसबॉल कुछ करामात कर पाए। टेस्ट मैचेस पहला शुरू हुआ पर्थ में, डोमिनेट करते हुए टेस्ट मैच में भी बुरी तरह हारे, और वैसी सी ही कहानी सीरीज में रही। व्हाट इफ बन के रह गए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आंसर नहीं हुए। पर इन सबके बीच में भी 2022 का वर्ल्ड कप भी था, फाइनल्स भी था, जहां पे थोड़ी सी फंस चुकी इंग्लैंड को किसी तरह से बाहर निकाला और एक मैच विनिंग 50 स्कोर की, जिसको लेके भी हाँ दो मत बने हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि शायद बहुत स्लो खेले, कई कहते हैं कि शायद वो जो उस टाइम के मौके की नज़ाकत को समझने के खेलने का तरीका था वो उन्होंने दिखाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके करियर के साथ हमेशा एसोसिएटेड रही हैं, पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेन स्टोक्स की इस कलरफुल जर्नी को डिफाइन करती हैं। जितना वो ऑन द फील्ड करिस्मेटिक रहे, उनकी आउट ऑफ द बॉक्स मैच बदलने की एबिलिटी, इतना कुछ डिस्कस हुआ। ऑफ द फील्ड भी उनकी कहानी बहुत अलग थी। बारी बारी डिफरेंट ऑपोजिशन के प्लेयर्स के साथ लड़ाई, नाइट क्लब्स के अंदर उनके झगड़े, ये सब चीज़ें डिस्कस होती गई। एशेज ने भी
ड्रिंकिंग स्कैंडल सामने आया जिसने इंग्लिश क्रिकेट को झंझोड़ के रख दिया और एक अल्टीमेटम, एक कर्फ्यू जारी किया गया कि मैच से पहले या बाद में इंग्लिश प्लेयर्स कुछ ऐसा करते नहीं दिखेंगे। वहीं पे न्यूजीलैंड घर खेलने आई, उन्हें रौंदा लॉर्ड्स में, और जिस रात विक्ट्री की सेलिब्रेशन कमरों में होनी थी, बंद दरवाजों में होनी थी, बेन स्टोक्स फिर से एक यंग फास्ट बॉलर गस एटकिंसन के साथ निकल पड़े और फिर से एक नाइट क्लब इंसिडेंट हुआ जिसने इस बार ऐसा लगा कि इंग्लिश क्रिकेट की पेशेंस को ख़त्म करके रख दिया। सेकेंड टेस्ट मैच उनकी एब्सेंस में ओवल में इंग्लैंड बुरी तरह हारा। वापस लेके आए उन्हें टेनब्रिज टेस्ट मैच के लिए, पर रिजल्ट नहीं बदला और उस टेस्ट मैच के बाद फिर से वर्ल्ड दो गुटों में बट गया। एक जो बेंजामिन स्टोक्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता है, ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि शायद इंग्लिश क्रिकेट ने उनके साथ वो पेशेंस नहीं दिखाई, शायद उनका करियर और प्रोलॉन्ग किया जा सकता था, शायद उनके पास इंग्लिश क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट को सर्व करने के लिए और बहुत कुछ बचा था। और वहीं पे कई लोग ये कह रहे हैं कि बेसबॉल ने बातें बहुत की, चीज़ें बहुत दिखाई, पर रिजल्ट्स नहीं आई। अब भी हम अगर WTC की स्टैंडिंग्स की बात करें तो इंग्लैंड 7वें स्थान पे है, उनसे पीछे सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान है। तीसरा टेस्ट मैच भी वो बहुत बुरी तरह हारे, वहाँ पे भी ऐसा ही लगा कि बेन स्टोक्स अपना शायद एक पर्सनल एजेंडा सामने दिखा रहे हैं। बॉलिंग करी जहाँ जोफ्रा आर्चर शायद उनसे ज़्यादा बेहतरीन हो सकते थे, और बल्लेबाजी में कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश किया ओपनिंग करने का डिसीजन लेके। चीज़ें बहुत बार उन्होंने ऐसे करियर में की है, बहुत सारी शानदार विक्ट्रीज भी मिली हैं। एटलीस्ट दुनिया को ये उन्होंने सिखाया है कि वाइट बॉल क्रिकेट कैसे खेलनी है, जो इंग्लैंड के साथ जुड़ के उन्होंने करके दिखाया। टेस्ट में भी वैसी सी एक कोशिश थी, टेस्ट क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश थी, और एक बार ऑपोजिशन डर भी गई थी कि शायद कुछ नया हो सकता है, पर ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख पाए। आपका इन सब के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएं। आपके हिसाब से आप बेन स्टोक्स के करियर को कैसे आंकेंगे, प्लीज़ बताएं। धन्यवाद।